साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि रॉय और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला में। आज का एक टॉपिक जो हमारा है वो कुछ अलग होने जा रहा है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। अलग इस रूप में क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। ये वीडियो है एग्जाम बूस्टर, ओके, एग्जाम बूस्टर। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन सभी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है किसी भी एग्जाम के लिए। क्लास 5 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर, ओके। सब्जेक्ट भी यहाँ पे पार्टिकुलर है, ठीक है, तो हम उन पे बात करेंगे, ओके। उन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आते हैं, जो बकायदा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस की बातें करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ओके। आई वांट यू ऑल योर इयर्स, है ना, आई वांट ऑल योर इयर्स। तो मैं आपका पूरा पूरा अटेंशन चाहता हूँ, सो प्लीज बी अटेंटिव। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेंटेंसेज। दोस्तों जब हम सेंटेंसेज की बात करते हैं ना, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की। सेंटेंसेज की परिभाषा आप सभी को पता होगी, आई डोंट नीड टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की बात करते हैं और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज की परिभाषा भी आप सभी को पता हो कि ऐसा मैं मान कर सकता हूँ। नहीं पता है तो ये देख लेंगे, ठीक है, बिकॉज या फिर आप वीडियो बाकी सारे वीडियोज वो अभी देख लेंगे, ठीक है, पर अभी वो वक्त है नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो आप कब देख रहे हो, है ना, तो मैं जानता हूँ, भली बात है, ठीक है। आगे बढ़ते से, ठीक है, सेंटेंस में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट की बात करूं तो द नाउन और द प्रोनाउन व्हिच अबाउट समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो नाउन जो डेफिनेशन होता है सब्जेक्ट का वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ना सेंटेंस फॉर्मेशन आ सकते हैं, जस्ट लाइक आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब कुछ वर्ड्स होंगे वो डिसअरेंज होंगे, ठीक है। जस्ट यू विल हैव टू रीअरेंज द वर्ड देयर एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। एक बात को ध्यान रखोगे, आपको जो सेंटेंस बनाना है वो असर्टिव बनाना है, क्या बनाना है, ये सब थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखोगे। असर्टिव बनाना होगा तो ये देखोगे कि भैया असर्टिव है तो भैया सब्जेक्ट यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है। तो कुछ एक चीजों का ध्यान रखोगे, इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा। तो ये सब जब आप ध्यान रखते हो ना तो फिर आप रीअरेंज करके आराम से आप मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें फ्रेज और क्लाउज की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेज की बात करूं सर तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है। फ्रेज ऑलवेज कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सॉरी, फ्रेज डू नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट क्लाउजेज ऑलवेज कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लाउजेज के पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है सर, ठीक है। फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, ठीक है, तो इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। और फ्रेज का अपना मीनिंग होता है लेकिन वो कंप्लीटली एज ए सेंटेंस खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन क्लाउजेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज ए सेंटेंस खड़ा हो सकता है, ठीक है। क्लाउज एक सेंटेंस ही होता है, आप ये समझ लो, ठीक है। The group of words that always contain subject and verbs are called clauses. The group of words that that never contain subject and verb are called phrases. ठीक है, क्लियर है, ये बात आपको समझ आ रही है। चलो, क्लाउजेस में हम डिपेंडेंट क्लाउज की बात करते हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्लाउज की बात करते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज इट मींस द क्लाउजेस that are dependent on itself, that depend on itself for its complete meaning are called independent clause। और डिपेंडेंट की बात करते हैं तो डिपेंडेंट क्लाउज वो होते हैं सर, ठीक है, जो मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे क्लाउज पे किसी इंडिपेंडेंट क्लाउज पे डिपेंड होते हैं, ठीक है जी। वो क्या हो गया, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात, अगर कुछ वर्ड्स ना यहाँ पे मिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी में पढ़ाना है, ये वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं लेकर जाना है और कम समय में ही बहुत सारे टॉपिक्स को भी डिलीवर करना है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक, ओके। The next chapter that is nouns, okay, what is the next chapter? Nouns। नाउन्स, नाउन्स में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की। टाइप्स ऑफ नाउन्स आप सभी को पता है। नाउन्स में बात करते हैं जेंडर ऑफ नाउन्स की। जेंडर ऑफ नाउन्स आप सभी को पता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, नेचर। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बन सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कॉमन जेंडर। कैसे डिफरेंस करोगे, बताओ जरा मुझे। सर कॉमन नाउन टॉक्स अबाउट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट, है ना। कॉमन नाउन टॉक्स अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन कॉमन वे, ठीक, ओके, है ना। बट व्हाट अबाउट कॉमन जेंडर, दोनों तो सेम ही होता है। अरे नहीं नहीं सर, दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। बॉय कॉमन नाउन है पर वो कॉमन जेंडर नहीं है, बात समझ आ रही। कॉमन जेंडर जो होते हैं वो प्रोफेशन होते हैं आपके, ठीक है, मतलब ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे मतलब लेडी के लिए भी आप वही वर्ड यूज करते हो और जेंट्स के लिए भी आप वही वर्ड यूज करते हो, ठीक है। सो द वर्ड दैट आर यूज्ड, है ना, या फिर द वर्ड्स दैट डिनोट मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक, द वर्ड दैट डिनोट मेल एंड फीमेल बोथ इन ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है, वो क्या हो गया सर, ठीक है, वो आपके कॉमन जेंडर हो गए, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखोगे आप, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं
नंबर ऑफ नाउन्स, नंबर ऑफ नाउन्स में बात करते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है जी। आई मीन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है, बात वही होती है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, ठीक है। तो ये सब भी आप ध्यान रख लोगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक था नाउन्स, दैट इज ओवर हियर। अगला टॉपिक हमारे से प्रोनाउंस। अब ना यहाँ पे सर मैं प्रोनाउंस और एडजेक्टिव दोनों को साथ लेकर चलना चाहूंगा, है ना। प्रोनाउंस का डेफिनेशन आप सभी को पता है, द वर्ड दैट स्टैंड्स दैट आर यूज्ड टू स्टैंड फॉर नाउन, है ना, दैट रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। या फिर एडजेक्टिव्स की जो हम बात करें तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव्स का जो यूज होता है ना, प्लेस जो होता है ना सेंटेंस में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउन के पहले होता है जी, ठीक है। ओके, फॉर द नाउन, विद द नाउन, है ना, ठीक। तो ये एडजेक्टिव्स होता है ना ऐसा, ओके। तो प्रोनाउंस के जो कुछ टाइप्स होते हैं और एडजेक्टिव्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ये दोनों ना एक दूसरे से काफी सिमिलर लगते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, ठीक, ये देखने में काफी सिमिलर लगते हैं, सुनने में भी काफी सिमिलर लगते हैं, ठीक है, पर ये दोनों अलग अलग है, ओके। और कुछ कॉमन डेफिनेशंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे एंड होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, ठीक है ना। और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है जी। लेट मी राइट टू सेंटेंसेस हियर, वन सेंटेंस इज ओके, दिस इज माय कार, ओके। हाँ, दिस इज माय कार, दिस कार इज माइन, ठीक है जी, ओके। अब एक बात आपको पता होगा सर, ठीक है, कि भैया वर्ब जो होता है ना सेंटेंस, वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। अब बताओ मेरे को, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, आपको चलता है। अब आपको ये बताना है जो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, दीज आर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव एक्टिव बोथ, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी और डेमोंस्ट्रेटिव एक्टिव भी है। उनकी यूजेज के अनुसार हम पहचानते हैं कि ये जो वर्ड है ना, वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। जब ना इन सारे वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट आप सेंटेंस में यूज करते हो, जब इन सारे वर्ड्स को व्हेन द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, सच आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, द वर्ड्स आर कंसीडर्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप ऐसे कह सकते हो, when the words this, that, these, those, such are used as a subject in a sentence to relate, point out or indicate some nouns, the nouns are the words are considered, ठीक है, demonstrative pronouns, ठीक है जी, okay। और when the words are placed before a noun in a sentence to point out or indicate some nouns, ठीक है, तो द वर्ड्स आर कंसिडर्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस भाई साहब को ये नाउन के पहले प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगा सर, नाउन के पहले कौन आता है, क्या प्रोनाउन आता है, क्या नहीं ना, प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे आता है ना सर, ठीक है, नाउन के साथ थोड़ी वो आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन होता है ना प्रोनाउन तो। और ये क्या होता है, विद द नाउन होता है, फॉर द नाउन होता है, राइट। एडजेक्टिव तो ये होता है ना, विद द नाउन, फॉर द नाउन, ठीक है। तो ये नाउन के पहले आता है सर, ठीक है, तो नाउन के पहले आकर से क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भाई साहब यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और ये भाई साहब यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव आपको समझ आ गई होगी। एक और टाइप ऑफ प्रोनाउन और एक और टाइप ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। जस्ट लाइक अब इसको देखिए सर, कार यहाँ पे नाउन से, ठीक है, और उसके पहले माई यार्ड है। अब नाउन के पहले आएगा मतलब एडजेक्टिव होगा, सर सिंपल सी बात है। और ये देखो नाउन की जगह पे आ रहा है, राइट, माई, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो भैया माई, आवर, देयर, हिज, हर, दीज ऑल आर पॉसेसिव एडजेक्टिव। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, दीज ऑल आर पॉसेसिव प्रोनाउंस, ठीक। बात समझ आ रही इतने से, चलो जी। एक और टाइप होता है जिससे क्वेश्चन बनते एग्जाम में कॉमन होते हैं, वो सर ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो सर, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, हुज के बाद ई जा रहा है, दैट इज अ वर्ब हियर। अब वर्ब किसके लायक है, सब्जेक्ट के लायक है। हुज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट कौन काम करता है, सर प्रोनाउन काम करता है, प्रोनाउन काम करता है, नाउन तो है ही नहीं, तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे हुज प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन वही मैं ये बोलता हूँ सर, एक्सक्यूज मी, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज के बाद क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, जो कि नाउन है। अब ये नाउन के पहले आ रहा है हुज यहाँ पे, तब ये क्या हो जाएगा सर, ठीक है सर, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ जी सर, एडजेक्टिव ही है, ठीक।
बात समझ आ रही? So it's about interrogative pronoun or interrogative adjective. When the WH words are placed before a noun to ask some questions, the WH words are considered interrogative adjective. When the WH words are used as a subject in a sentence to ask questions, the WH words are interrogative pronoun. ठीक? Okay. क्वांटिटेटिव एडिक्टिव या फिर एडिक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं, और एडिक्टिव्स ऑफ नंबर, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को. लेट मी टेल यू सो. एडिक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडिक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टेल द quantity of uncountable nouns, और एडिक्टिव्स ऑफ नंबर टेल द नंबर ऑफ काउंटेबल nouns. नंबर जो होता है वो नंबर बताता है किसका? काउंटेबल nouns का. और क्वांटिटी क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है किसका? अनकाउंटेबल nouns का. ठीक, 3 चैप्टर हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं, 4 चैप्टर्स. ओके, सेंटेंसेज, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्ब्स. ओके, वर्ब्स में हम क्या क्या बात करते हैं सर? वर्ब्स में हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ब, ध्यान रखोगे आप. ठीक है, वर्ब्स के टाइप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं. वर्ब्स के टाइप्स की हम बात करें तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, 2 टाइप्स होते हैं सर. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं. हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप्स हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे. फिलहाल हम मेन वर्ब के 2 टाइप्स की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं सर, ठीक है, जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं. द वर्ब दैट कंटेन object. Okay, the verb that contain an object in a sentence, the verbs are considered transitive verbs. The verbs, the main verb that do not contain an object in a sentence, ठीक है, the verbs are considered, the main verbs are considered intransitive verb. ठीक है, जैसे मैं कहता सर the monkey is eating banana. Okay, the monkey is eating what? A banana. ठीक है, banana क्या हो गया यहाँ पे? तो आपको सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया. अब इस verb यहाँ पे eating के पास क्या है ना सर? eating के पास यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. द मंकी इज ईटिंग. ईटिंग व्हाट? कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है. अब यहाँ पे ईटिंग क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ईटिंग इंट्रांजिटिव हो जाएगा. तो हम उसके यूज के अनुसार पता करते हैं कि जो मेंशन वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है. ठीक है जी, एक ही वर्ब किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकता है और किसी भी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है. डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन आप बता दोगे. द मेन वर्ब that have an object in a sentence called transitive verb. The main verb that do not have an object in a sentence that called intransitive verb. ठीक, ओके, चलो जी. उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की और वीक वर्ब्स की. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और इरेगुलर वर्ब दोनों एक होता है, वीक वर्ब और रेगुलर वर्ब दोनों एक होता है जी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब को इरेगुलर बोला जाता है, वीक को इरेगुलर बोला जाता है. स्ट्रॉन्ग वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका V2 और V3 अलग अलग होता है. जस्ट लाइक व्हेन वी राइट हियर draw, drew, drawn. Drew and drawn both are different. V2 and V3. The main verbs, their V2 and V3 are different, are called strong verbs. So जिनका V2 और V3 एक होता है, मतलब build, built, built. V2 and V3 are same here. Okay, call, called, call, है ना? Talk, talked, talked, walk, walked, walked. Okay. अब ये दोनों जना ये क्या हो जाएंगे जनाब? ठीक है, ये weak verb हो जाएंगे. ठीक है, the verb there, the main verb there, V2 and V3 are same, are called weak verbs. The main verb there, V2 and V3 are different, are called strong verbs. ठीक है, verb की भी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है. ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, that is adverbs. Adverbs क्या होते हैं सर? ठीक है, adverbs होते हैं सर describing word just like an adjective. adverb किसको डिस्क्राइब करते हैं? adverb किसको क्वालिफाई करते हैं? adjective को क्वालिफाई करते हैं, verbs को क्वालिफाई करते हैं और adverbs को क्वालिफाई करते हैं. So adverbs are describing word that describe, that qualify an adjective, verb and adverb in a sentence. ठीक है, other adverb. ठीक है, बात समझ आ रही? तो ऐसे आपको डेफिनेशन लिख देना. adverbs के कुछ टाइप्स के डेफिनेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जस्ट लाइक adverbs of manner. manner क्या होता है? manners show, adverbs of manner show in which manner the action is done. एक्शन कैसे हुआ? how the action is done, right? तो manner जो होता है वो how का आंसर करता है. ठीक है, polite मतलब kindly हुआ, politely हुआ, peacefully हुआ, कैसे हुआ वो बताना होता है आपको. ठीक है, वहां पे तो adverbs of manner आंसर ऑफ द क्वेश्चन how. ठीक है, क्लियर है? adverbs of time की बात करते हैं तो टाइम में हम क्या पूछेंगे? when पूछेंगे, yes or no? when ही पूछेंगे ना सर. ठीक है, तो adverbs of time ask the answer या फिर tell, ask the question. okay, adverbs of time tell the tell when the action is done, right? when the action is done. okay, or adverbs of place tell where the action is done. okay, adverbs of frequency tell how often the action is done, मतलब कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हुआ, कितनी बार होगा, ये सब बातें. ठीक है, how often means कितनी बार. ओके, how many times. ठीक है, बात समझ आ रही? ओके, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है बॉक्स में. ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है सर जस्ट गेस इट. हाँ, गेस इट ना प्लीज. टेंस, राइट? टेंस. अब ये थोड़ा सा वाइड है, ब्रॉड है ना, थोड़ा बड़ा है. ठीक है, पर कोई नहीं सर. ठीक है, ध्यान से सुनो आप, मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है जी,
कोई भी टॉपिक हो उसको ना बस अपन को ना वहां से ऐसा कुछ निकालना है ना कि हमारे लिए वो आसान हो जाए। तो हमने निकाला कि भैया टेंस में क्या होता है ना, मेन वर्ब, इट मीन्स फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, आप ध्यान रखोगे। मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो बदलता है और हेल्पिंग वर्ब बदलता है, बाकी सब एक ही रहता है। मतलब एक सेंटेंस को आप 72 फॉर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। बस बदलेगा क्या, उसका फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसका हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना सर, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सर, ठीक है, कि भैया किस टाइप ऑफ टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और कौन सा फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट, है ना, सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो वी ऑल नो से सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव एंड सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, दीस टू टाइप ऑफ टेंसेस नेवर कंटेन एनी हेल्पिंग वर्ब, ओके, इन देयर अफर्मेटिव केस, ठीक है। तो इन दोनों के अफर्मेटिव में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, और एक्सेप्ट अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट वी यूज डू एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और एक्सेप्ट अफर्मेटिव सिंपल पास्ट वी यूज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है, ये राज की बात है, डू, डज, डिड, ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना सर, ठीक है, ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। इनके अलावा कोई भी और फॉर्म नहीं लगाओगे। बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, कई दफा वो डिड के साथ V2 लगा देंगे, डू डज के साथ V5 लगा देंगे, ये गलती आपको करनी है नहीं करनी है, ओके। चलो आगे बढ़ते सिंपल फ्यूचर की, और सिंपल फ्यूचर वहां पे हम शैल विल और वी वन का यूज करते हैं, ठीक है, शैल विल प्लस वी वन की बात करते हैं वहां पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जब बात होगी तो EJMR प्लस V4 की बात होगी, पास्ट कंटिन्यूस की बात होगी वाज पर प्लस V4 की बात होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात होगी शैल बी और विल बी प्लस V4 की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी हैज प्लस V3 की बात होगी, पास्ट परफेक्ट की बात होगी हैड प्लस V3 की बात होगी, फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी शैल हैव विल हैव प्लस V3 की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होगी have been has been plus V4 की बात होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होगी had been plus V4 की बात होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात होगी shall have been will have been plus V4 की बात होगी। मतलब जहां कंटिन्यूस आएगा वहां पे आपको V4 ही लगाना है, ठीक है। सेंटेंस को आपको फॉर्मेट करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, वो आप कर लोगे, ध्यान रखोगे हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब के फॉर्म का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से रिपीट करो चीजों को, ठीक है ना, जो हमने अभी बोला था, ठीक है, ओके। अगला टॉपिक हमारा सर वॉइस, क्या हमारा टॉपिक वॉइस, द फेवरेट टोन ऑफ एवरीवन, है ना, ये सबका फेवरेट होता है, राइट। जस्ट लाइक सिंपली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सर, ठीक है, कि भाई अच्छा वॉइस में क्या ध्यान रखना पड़ता है सर, ठीक है, वॉइस के बारे में आपको बता दो, वॉइस में ना कुछ सम रूल्स होते हैं। देखो सर एक्टिव और पैसिव, ठीक है, दो यहाँ पे होते हैं, एक्टिव तो हम जानते ही हैं, ओके। पैसिव की जब हम बात करें सर, ठीक है, तो पैसिव में ना वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, एक्टिव में डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते होंगे, ठीक है, पर वर्ब के जो वॉइस का जो पैसिव फॉर्म होता है वहां पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे थंब रूल हियर, यहाँ पे थंब रूल का काम करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज आपको पता है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे व्हेन आई राइट यू सी लव्स हिम, ओके, सी लव्स हिम, अब देख लो सर यहाँ पे, अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर हिम, अब हिम को बना दो सब्जेक्ट, ओके। अब हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में, इसको सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ओके। सी लव्स हिम, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट क्या सेंटेंस है V5, हमने V5 का चर्चा करा था ना अभी। अब देख लो सेंटेंस को पहचानना आपको आना चाहिए सर, ठीक है। तो भैया सिंपल प्रेजेंट की जब बात होती है ना वॉइस में, ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में हम उसका EJMR प्लस V3 का यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं EJMR प्लस V3 का यूज करते हैं, V3 तो यूज होता है EJMR बस हमें ध्यान रखना है। तो ही इज लव्ड बाय, अब सी को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, हर्ड होता है, तो हर्ड लिख दो ना भाई, किसने रोक रखा है आपको, समझ आ रही कुछ बातें, है ना। बी आर प्लेइंग टेनिस, ओके, वी आर प्लेइंग टेनिस, ठीक है। चलो जी, अब ये अपन ने पहचान लिया भैया EJMR प्लस V4 है ना सर, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या EJMR प्लस V3 यहाँ पे लगा देंगे, नहीं सर, तब तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है सर, ठीक है। टेनिस वाइज आपको यहाँ पे आप सब्जेक्ट बना दो टेनिस एज, क्या लिख दो प्लेट, अरे नहीं सर, बिंग, ये पहचान होती है कंटिन्यूअस की, टेनिस से बिंग प्लेड बाय, ठीक है, ओके, टेनिस इज बिंग प्लेड बाय, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस आपको बनाने यहाँ पे, ठीक है, आप सीख लोगे आगे, ठीक है। चलो जी, तो मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, आप ध्यान से सुनोगे। सिंपल प्रेजेंट की बात होगी, अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा, पैसिव में आप
इज प्लस V3 सिंपल पास्ट होगा, वाज वर प्लस V3 सिंपल फ्यूचर होगा, सैल विल होता ही है, सैल और विल के साथ बी लगा दोगे प्लस V3, ठीक है, सैल बी विल बी प्लस V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज प्लस बिंग प्लस V3, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस बिंग प्लस V3, फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव होता नहीं, नो पैसिव, ठीक है, इसका हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं करते, यूज नहीं करते एक्चुअली, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव ऑलरेडी होता है सर यहाँ पे, तो हैज बीन और हैव बीन प्लस V3, पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस V3, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, इन चार का पैसिव फॉर्म में यूज नहीं करा जाता, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे 8 याद रखना है, ठीक है। आपने अगर एक बार फिर से रिपीट कर लो वीडियो को, ये वाला जो पार्ट है वो, ठीक है। चलो कंप्लीट हुआ ये, ओके। अब हमारा ये जो ग्रामर का सेक्शन था ना वो समाप्त होता है, अब हम कंपोजिशन के सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिशन मीन्स जो हमारे फिक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, ओके। The first topic that is notice writing। देखो सर नोटिस है ना, नोटिस आपके पास में भी होगा, अभी स्कूल का नोटिस देख लो भाई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दोगे, ठीक है, बिल्कुल बीच में, अपने पेज के बीच में, मैं थोड़ा यहाँ पे राइट लिख रहा हूँ, ठीक है, पर आप बीच में लिखोगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप नोटिस लिखोगे, ओके ओके। यहाँ पे आप डेट लिखोगे, इन दिस वे यू हैव टू राइट डेट देयर, August 24, 2025, ठीक है। चलो यहाँ पे आप डेट लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आपने, ठीक है, सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, या फिर आप सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, नोटिस यहाँ पे लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं जी, ठीक है, ओके। फिर आप नोटिस जो हम लिखते हैं ना सर, ठीक है, वो हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, तो इट इज नोटिफाइड टू, ठीक है, क्लियर है, इट इज नोटिफाइड टू, यू आर नोटिफाइड नहीं लिखोगे, इट इज नोटिफाइड लिखोगे, ठीक है, तो थर्ड पर्सन का ही आप यूज करोगे, ठीक है। नोटिस की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। नीचे में जो नोटिस को इशू कर देते हैं और उनका जो डेजिग्नेशन होता है, मतलब किस पोस्ट पे वो है, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में जाने से पहले, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रीड द क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। हो सकता है आपके पास बहुत दबाव हो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, पर सभी को उसी टाइम में बनाना है और अच्छे से बनाना है, इफेक्टिवली बनाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ईमेल राइटिंग। ईमेल बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। देखो सर ईमेल में क्या क्या होता है, टू होता है सर यहाँ पे, फ्रॉम होता है सर यहाँ पे, फिर आपका डेट और टाइम होता है सर, ठीक है। अब देखो सर टू में क्या होता है, टू में ना जिनको आप मेल कर रहे हो उनका एड्रेस यहाँ पे होता है, एड्रेस मतलब वो घर वाला एड्रेस नहीं सर, ठीक है, उनका ईमेल आईडी होता है। जैसे फोन नंबर होता है ना, तो फोन नंबर क्या हो गया, एड्रेस से तो हो गया ना सर, ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल करते तो उनके पास पहुंच जाता है, तो ईमेल आईडी भी एड्रेस ही होता है जी, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस मान लो कि आपने मुझे, आपने पाठशाला को मेल करना है जी, ठीक है, जैसे आप राइट हियर पाठशाला प्रीमियर इंस्टीट्यूट @gmail.com, ठीक, ओके। पाठशाला प्रीमियर इंस्टीट्यूट @gmail.com। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मैंने ना एक भी स्पेस नहीं छोड़ा, तो आपको भी नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, ओके। और यहाँ पे आप बीच में ना डिजिट का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर gmail.com @gmail.com, दैट इज मैंडेटरी है, ये आपको लिखना ही होगा, ठीक है जी, ये लिखना भूलोगे मतलब फिर आपके जो कॉपी चेकर्स होंगे, आपके जो टीचर्स होंगे, वो मार्क्स देना भूल जाएंगे, ठीक है, ओके। फ्रॉम सर आपका, फ्रॉम में ना आपका अपना ईमेल आईडी होता है, ठीक है, जो आपकी लैपटॉप को, आपके मोबाइल फोन को पता होता है, लेकिन ना आप जब ईमेल लिखोगे ना एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो लैपटॉप और मोबाइल में नहीं लिखोगे, ठीक है, अपने आंसर शीट में लिखोगे, तो वहाँ पे ना आपका आंसर शीट पे सब पता नहीं रहता, वो ऑटोफिल नहीं हो रहा वहाँ पे, ठीक है, यू विल हैव टू राइट देयर, ठीक है। तो फ्रॉम में आप अपना ईमेल आईडी, कोई भी डमी याद नहीं हो तो डमी ईमेल आईडी सोच लो, कि मान लो कि मेरा नाम रवि है, ठीक है, मान लेते छोटा सा एग्जाम्पल कि भाई कि ठीक है आपका नाम मानवी है, तो मानवी 235 ठीक है, मान लो आपका नाम बादल है, तो बादल 1254 क्या दिक्कत है, डमी ईमेल आईडी बना देना सर, ठीक है। डेट एंड टाइम जिस समय आप लिख रहे हो वही वाला टाइम लिख देना, वही वाला डेट लिख देना, किसने बना कर रखा है ना। सब्जेक्ट आपको बताया जाएगा, इंस्ट्रक्ट करा जाएगा क्वेश्चन में, वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। फिर आप ईमेल यहाँ से लिख दोगे अपना, ओके, और फाइनली आप थैंक्स बोलोगे, ठीक है, हो गया कहानी आपका खत्म, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैराग्राफ राइटिंग। देखो सर पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ होता है, हाँ पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ ही होता है, तो हम कौन सा करें, पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ नहीं होता है, अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, पैराग्राफ का मतलब एक सिंगल पैराग्राफ होता है। हमने कई दफा देखा है
ये थोड़ा आउट ऑफ बैटरी चल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ बार बार। तो हमने देखा है सर कई सारे बच्चों को ना पैराग्राफ लिखते समय लाइन छोड़ देते हैं। अरे ऐसा मत करो भाई, 1 क्लास के बच्चे हो क्या? राइटिंग आप थोड़ी लिख रहे हो, पैराग्राफ आप लिख रहे हो ना। कोई भी टॉपिक हो आपको मिल सकता है, ठीक है, आपका फेवरेट गेम मिल सकता है, आपको रंगोली मिल सकता है, कोई फेस्टिवल का नाम मिल सकता है, कोई पर्सनालिटी मिल सकता है, कोई आपके फेवरेट टीचर मिल सकते हैं, आपका फेवरेट मूवी मिल सकता है, ठीक है, बिस्किट्स मिल सकता है, चिप्स मिल सकता है, ओके, बहुत सारे हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, मोबाइल मिल सकता है सर, टेलीविजन मिल सकता है सर, उन सब पे पैराग्राफ लिखना होगा। तो आप पैराग्राफ लिखते समय ही ध्यान रखिए आपके पास ना कुल 10 to 12 सेंटेंसेस है, ठीक है, और उसी 10 to 12 सेंटेंसेस में आपको बताना है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, और जो भी बातें आपको बतानी है उसी 10 to 12 सेंटेंस में आप कर दोगे। इतना छोटा सा होता है पैराग्राफ आपका, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे किसान का जो छोटू पैक होता है ना सॉस वाला, ठीक है, टोमेटो सॉस वाला, वैसे ही छोटू पैक होता है आपका पैराग्राफ, ठीक है जी, इतना छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, ओके। चलो, पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन सर आप लिखते आ रहे हो, बचपन से लिखते आ रहे हो, ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पे लाइन छोड़ना नहीं है, ठीक है, पैराग्राफ में भी लाइन नहीं छोड़ना, ईमेल में भी लाइन नहीं छोड़ना है, नोटिस में भी लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे तो कुछ टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है, और ये हमेशा प्रयास करोगे कि भाई इन सारे टॉपिक्स को ना एक पेज में आप कंप्लीट कर दो, मतलब इन सबके लिए एक सेपरेट पेज आप रखो, ठीक है। बात समझ आ रही? मतलब स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा नीचे में जगह बच गया है ना, तो आप कोई दूसरा टॉपिक कर लोगे, ठीक है जी, पर इन सब टॉपिक्स के लिए ना सेपरेट पेज आप रखोगे, ठीक है, तो सुंदर लिखने में लगेगा, ठीक है, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कम मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो, एप्लीकेशन में कुछ एक जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना, आपको नहीं करना है कि भाई वो ना मतलब ये देखते नहीं, उनको टू द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल लिखने की आदत पड़ चुकी है, तो इससे आपको बचना है। आप देखो कि किनको एप्लीकेशन लिखना है, स्कूल मैनेजमेंट को लिखना है, क्लास टीचर को लिखना है, प्रिंसिपल सर को लिखना है, तो उसे देखोगे आप, ठीक है जी, ओके, उसके बाद ही आप आगे लिखोगे। फॉर्मेट आप ध्यान रखोगे सर, ठीक है, टू द प्रिंसिपल या फिर जो भी हो, ठीक है ना, ऐसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, और ये बिल्कुल लाइन ऐसे जाना चाहिए सर, ठीक है ना, ये बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक सेंटेंस में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरे का आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना, ये आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक, ओके। चलो, अगला हमारा टॉपिक है सर एस्से राइटिंग, ओके। एस्से राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हर एक एग्जाम का पार्ट होता है, यहाँ से आपको ना 5-6 मार्क्स फिक्स होते हैं, ठीक, पर इस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है आपको, ठीक है, आपका जो एस्से होगा ना सर, ठीक है, इट विल एटलीस्ट कंटेन 4 पैराग्राफ्स, कम से कम आपका ऐसे 4 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, ठीक है। अब सर 4 पैराग्राफ्स कैसे करते करेंगे सर, हमारे लिए एक पैराग्राफ लिखना इतना मुश्किल होता है, आप 4 पैराग्राफ बोलते रहते हैं, आपको तो बस बोलना है। अरे नहीं, सुनो जरा, ठीक है, पैराग्राफ में आपका एक जो पैराग्राफ होता है ना वो 10 to 12 सेंटेंस का होता है, लेकिन ना एस्से में वैसा नहीं होता है दोस्त। एस्से में जो एक पैराग्राफ आपका होगा ना 3 to 5 चलेगा, ठीक है, 3 to 5 सेंटेंसेस का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ बॉडी ऑफ द टॉपिक, एंड फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो ऐसे आप अपने एस्से को बांट दोगे, ठीक है, आपका एस्से सुंदर लगेगा और पॉइंट टू पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है, लाइन यहाँ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक सर डायरी एंट्री। क्या है? डायरी एंट्री, हम सभी का फेवरेट। डायरी एंट्री सर आपका बिल्कुल अपना होता है, आपका बिल्कुल अपना होता है। मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है दैट इज सर, ठीक है, कि आपको ना कुछ मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं वहां पे, वो फिल करना नहीं भूलना है। डेट टाइम प्लेस, ठीक है, तो डेट टाइम प्लेस जो मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं, जैसे लाइक इवेंट कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है ना, किस वक्त हो रहा है, ये सब आप बताओगे ना, किस जगह पे हो रहा है सब बताओगे ना, ठीक है, तो ये लिखना आपको आवश्यक होता है, ठीक है। और यूजुअली हम डायरी नाइट में ही लिखते हैं, तो गुड नाइट नीचे लिख दोगे, कोई दिक्कत है नहीं जी, ठीक है, ओके। तो प्लेस एग्जाम हॉल आप लिख सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। प्लेस कोई भी लिख सकते हो, सब डमी हो सकता है। आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाना तो वो डमी लिख देना, कुछ भी लिख देना, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी प्लेस का नाम लिख देना, ठीक है। तो द लेक्चर इज ओवर हियर, है ना। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू।